मेरी बात ध्यान सुनो सभी लोग, ठीक है ना। हम पढ़ा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखो हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। ऐसे बना देना रफ, ठीक है। बोलो इस तरह होते हैं कि नहीं होते हैं। ये हमारी हो गई सेप्टम वॉल। कौन सी वॉल है ये? सेप्टम वॉल। सेप्टम वॉल का क्या कार्य होता है पारस? सेप्टम वॉल का क्या कार्य होता है मानवीय? शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकती है। शुद्ध रुधिर कौन से पार्ट में होता है मस्तिष्क के, सॉरी हृदय के? कहाँ होता है? कहाँ होता है? नौटंकी नहीं, कायदे से नाम बताओ। कहाँ होता है? क्यों तनिष? है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हेमिस्फीयर। भूल गए? 2 हेमिस्फीयर है ना, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये वाला राइट हेमिस्फीयर, ठीक। खैर चलो ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अच्छे से ध्यान होगा। ये एक आर्टरी है, ठीक है ना, और ये लंग से जुड़ी होती। कहाँ जुड़ी होती? लंग से। बोलो लंग से जुड़ी होती कि नहीं? लंग से जुड़ी होती है इस तरह से। ये कौन सी आर्टरी होती है जो लंग से जुड़ी होती? पल्मोनरी आर्टरी। नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। ये होगी पल्मोनरी आर्टरी, है ना, मतलब फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है ना, वैसे धमनियों में शुद्ध होता है और सिराओं में अशुद्ध। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वाला केस होता है ना, पहले ही बताया था, पल्मोनरी केस में उल्टा होता है, ठीक है ना। तो आर्टरी अशुद्ध होगा तो जो ब्लड शरीर के अन्य अंगों से अशुद्ध होके, मतलब डीऑक्सीजनेटेड होके आता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है वापस। लंग्स में उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होता है, फिर से ऑक्सीजन मिलती है ना। और दूसरे हिस्से से फिर यही ब्लड कहाँ से आ जाता है? इस तरह से आ जाता है, ठीक है ना। और इस वेन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? शुद्ध रुधिर सबसे पहले कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में, है ना, या एट्रियम में। बोलो आता है कि नहीं आता है? अच्छा जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा अशुद्ध खाने से, कैसा खाने से? अशुद्ध, कोई ऐसा खाना तुम ऐसे व्यंजन खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाला है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो होता है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। ब्लड क्या होता है? थिकनेस बढ़ती जाती है, और वो धीमे धीमे क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे जमा होने लगता है, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी उससे थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। कैसी होती? डैमेज हो जाती। और डैमेज होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत होने लगती है। ये ब्लड का फ्लो जो होगा वो उसमें बाधा होगी कि नहीं होगी? ब्लड का फ्लो सही होगा कि नहीं? नहीं होगा। और होगा कहाँ ये काम? पल्मोनरी आर्टरी में, जहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? वापस लंग्स में। तो यहाँ पे जो ये जमा हो जाता है, इसको हटाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पे ये पार्ट डैमेज होता है, पल्मोनरी आर्टरी का वो पार्ट जो डैमेज हो जाता है इस वजह से, वहाँ पे क्या लगा देते हैं? प्लेटिनम की रिंग लगा देते हैं। कौन सी रिंग लगा देते हैं? प्लेटिनम की रिंग। एक मेटल होता है प्लेटिनम, उसकी रिंग लगा दी जाती है यहाँ पे। काहे की? प्लेटिनम की, ये लगा दी जाती है। और प्लेटिनम रिंग लगने से यहाँ पे फिर से ये क्या होता है? प्लेटिनम अपने ऊपर किसी भी चीज़ को जमने नहीं देता है, ठीक है ना, और उस वजह से वो फ्लो फिर से बन जाता है। इसके लिए तुम बार बार दवा कराओगे, फलाना ठिकाना वो दवा लिखेगा, डॉक्टर लिखेगा ना, लेकिन ध्यान रखो ये समस्या कभी समाप्त नहीं होती दवा से। ये तभी समाप्त होगी जब तुम जो आहार लेते हो वो सही हो, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा तेल मसाले ना हो। इसलिए ज़्यादा तेल मसाला वाला जो फूड होता है वो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। पढ़े हो ना कि ज़्यादा ज़्यादा डालडा खाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा ट्रांस फैट खाओगे तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसी वजह से बढ़ जाता है। नहीं बात समझ में आई?
तो हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए कम तेल युक्त खाना खाना चाहिए, है ना, ट्रांस फैट बिल्कुल ना हो। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, जैसे डालडा वगैरह। तो यहाँ प्लेटिनम रिंग लगा देते हैं। दूसरी बात क्या, कई बार क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो गया इस वॉल में, ये वॉल है, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल, ठीक है ना, या इसके आसपास जो भी ऑर्गल के पार्ट हैं। अगर मान लो यहाँ कुछ डैमेज हो गया, क्या हो गया, कोई डैमेज हो गया, इसमें होल हो गया, तो इस होल को भरने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, यही प्लेटिनम रिंग यहाँ पे फिक्स कर देंगे इस तरह से। समझ रहे हो कि नहीं। प्लेटिनम की रिंग क्यों लगाई जाती है सुहानी? हाँ, क्योंकि उस पर वो अपने ऊपर टिकने नहीं देता किसी भी तेल युक्त चीज को, है ना, या चिकनाहट को, ठीक है। और इस वजह से हम प्लेटिनम रिंग का यूज करते हैं। और इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, या क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी के माध्यम से हम अगर वॉल में डैमेज हो जाए उस डैमेज को भर सकते हैं, ठीक है ना। फूड अगर जम रहा है फूड पाइप पल्मोनरी आर्टरी में, तो वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरे ऑपरेशन क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। सभी बात समझ में आ गई मेरी, किसी को डाउट तो नहीं? अपने हिसाब से जल्दी से नोट कर लो, और ऊपर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा उसको ऊपर कर दो। रुको, ठीक है। चलो भाई सभी लोग नोट कर लो जल्दी से, जिसको भी ना आ रहा हो पूछ सकता है अभी भी किसी, बाद में देखते हैं, जल्दी इसको सभी लोग नोट कर लो। सभी नोट कर लिया ना, लिख लेना, ठीक है ना। सोनी, अगर ब्लड में ट्रांस फैट बढ़ेगा तो ट्रांस फैट बढ़ने का मतलब क्या होता है, ब्लड में क्या बढ़ रहा है, गुड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये सारी समस्या कब होती है, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है ना, हृदयाघात का खतरा भी बढ़ जाता है। और इस सर्जरी क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी भी लिख सकते हो, और इसी का एक और नाम है क्या, हार्ट बाईपास सर्जरी। क्या नाम होता है, हार्ट बाईपास सर्जरी, भूलोगे तो नहीं। तो अगर एंजियोप्लास्टी लिखा हो या हार्ट बाईपास सर्जरी लिखा हो, दोनों ही बात क्या है, सेम, लिख लेना। नोट करो, जल्दी से लिख लो, रब कर दें इसको, नोट कर ही लिया होगा, क्यों भाई, ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 प्रकोष्ठ का होता है ना, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स। ऐसे कई प्रकार के जीव होंगे, उसमें कई कई प्रकार के उनके चैम्बर्स की संख्या अलग अलग होती, ठीक है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, अर्थात कशेरुकी जीवों की। किनकी, हाँ, कशेरुकी जीवों की। कशेरुकी जीव किनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अरे ऑर्थोपोडा, एनालिडा सब पढ़े हो कि नहीं, वर्टिब्रेट्स पढ़े थे कभी 9th-10th में, नहीं पढ़े हो? जीवों का, जीव जगत का वर्गीकरण है ये, मोलस्का पढ़े हो, कोई बात नहीं। वर्टिब्रेट्स पता है, जिनके शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स हम देखेंगे, उसकी अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे, और उनके हृदय में कितने कितने चैम्बर होते हैं। तो यहाँ लिख लो, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स, हृदय प्रकोष्ठों की संख्या। सबसे पहली बात मछलियों की। तो मछलियों में 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, कितने, 2, एक एट्रियम प्लस एक वेंट्रिकल। बात समझ में आई कि नहीं, एक अलिंद और एक निलय, कुल कितने हो गए,
2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी कोई डाउट? इसके बाद उभयचरों की बात करते हैं, उभयचर या एम्फीबियन। तो उभयचरों के कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। समझ में आ रहा होगा ना आपको? ऑरिकल और वेंट्रिकल आ रहा है कि नहीं? ये आगे अलिंद लिखा है, पीछे निलय उसके बाद में। उभयचर में उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? सरीसृपों की। सरीसृप जानते हो? जो रेंग कर चलते हैं, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की वही होती संख्या, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। मेरी बात सुनो, अभी नोट कोई नहीं करेगा। इसके बाद आगे पक्षी। पक्षियों में हड्डियां होती कि नहीं? बर्ड्स। पक्षियों में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। इसके बाद स्तनधारी अर्थात मैमल्स। स्तनधारियों में कितने होते हैं? कितने? 4 होते हैं। मनुष्य स्तनधारी नहीं, मूर्खों। तो 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। कितने होते हैं इसमें भी? 4। अब कुछ एक्सेप्शन जरूर देख लो। जैसे क्या? तो देखो, मछलियों में तो 2 होते हैं, सब लिखा है तो ये भी लिख दे रहे हैं। लेकिन मछलियों में अगर हम नीली व्हेल की बात करें, ब्लू व्हेल की, तो भाई वो तो अपवाद होगी ना। क्यों? क्योंकि ब्लू व्हेल मछली तो है, पानी में रहती, लेकिन वो अपने आप में कैटेगराइज्ड किस कैटेगरी में आता है? मैमल्स, स्तनधारियों की। ठीक है ना? क्योंकि स्तनधारियों की खासियत होती है कि वो बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है ना? अंडे नहीं होते हैं। बाकी सभी अंडे देते हैं ना? बोलो, देते हैं कि नहीं देते हैं? पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछलियां अंडे नहीं देते हैं। मनुष्य को अंडे देते देखा है कभी किसी ने? है? देते नहीं। देखो कैसे। तो नीली व्हेल के कितने होते हैं? 4। भाई सीधी सी बात है कि ये स्तनधारी है, तो कहाँ आएगा? मैमल्स कैटेगरी में। तो 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कुल 4। इसके बाद उभयचर में, अगर उभयचर हम क्रोकोडाइल की बात करें, किसकी? क्रोकोडाइल की, अर्थात मगरमच्छ की। तो मगरमच्छ इसमें अपवाद है। मगरमच्छ उभयचरों की श्रेणी में आता है। उभयचर वो जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकें। लेकिन क्रोकोडाइल के 3 नहीं होते हैं। क्रोकोडाइल कितने होते हैं? 4। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद ठीक है, स्तनधारी में ह्यूमन लिखने की जरूरत है नहीं, जानते हो तुम लोग। इसके बाद हम बात करें कॉकरोच की। किसकी? कॉकरोच की। कॉकरोच किस में आएगा? कॉकरोच किस में आएगा? है? रेप्टाइल्स में आएगा, एम्फीबियन में आएगा। और बताओ किस में आता है कॉकरोच? रेप्टाइल्स में आता है। चलो ठीक है, कहीं भी आता हो, कॉकरोच के बारे में ध्यान रखना कि कॉकरोच अपने आप में विचित्र है। इसके कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने होते हैं? कितने? 3 होते हैं। 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर्स। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ तक हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, कौन से जीव के, वर्टिब्रेट्स के कितने प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में, वही पढ़ लिया। इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है ना? 2 पार्ट्स में पढ़ना था ना। हमने कहा था हार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्लड। इसके बाद ब्लड स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। कॉकरोच ढूंढ लिया? कहाँ मिला? कहाँ मिला था? ऑर्थोपोडा में। ठीक है ना? ना ही वो सरीसृप है और ना ही वो उभयचर है। समीक्षा रब कर दें। जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। ये सीट पीछे करो हल्की सी वाली, जल्दी से।
अब रुको मानवी, पीछे करो और करो हल्की सी, ठीक है, रब करें। बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। क्यों, हार्ट के बारे में कोई भी समस्या है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो, पूछो अपने क्वेश्चन, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो तब पूछोगे ना पढ़े हो, पढ़ाई नहीं की क्वेश्चन क्या पूछो। खैर चलो अब स्टडी करेंगे हम लोग ह्यूमन ब्लड की, ठीक है ना, मानव रक्त की। हेडिंग डाल लो अच्छी सी, मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड, सुनो मेरी बात, जल्दी से नोट करो, मानव रक्त हेडिंग डाल लो। बताएं, चलो देखो भाई, तो सबसे पहली बात, अगर एक हम एवरेज एडल्ट की बात करें, सामान्य वयस्क की, तो किसी भी सामान्य वयस्क के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है कि नहीं? किसमें? एक नॉर्मल एडल्ट में। नॉर्मल एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी वेट का 7 to 10% होता है। कितना होता है? 7 to 10%। मान लो अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो 7 to 10% क्या होगा उसके शरीर में? ब्लड। बोलो होगा कि नहीं? तो 70 किलो का है तो 7 सत्ते 49, 4.9 kg उसमें क्या हुआ? ब्लड हुआ। ये तो 4.9 kg आया ना, लीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा? लगभग 5.5 के आसपास होगा कि नहीं होगा? तो इतना होता ही चाहिए, है ना, ज़्यादा भी नहीं होता, इससे कम भी नहीं होता। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? दूसरी बात, अगर हम ब्लड की पीएच वैल्यू की बात करें तो ब्लड थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है? एसिडिक। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान? 7.4। अच्छे से पता है तुम लोग को ह्यूमन ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? एनीवन? क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी लीवर की स्टडी को बोलते हैं, इडियट। क्या बोलते हैं इसको? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी या रुधिर विज्ञान। ठीक है। इसके बाद देखो, ब्लड की स्टडी करते समय ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, और होते ही 2 पार्ट हैं उसमें। डिवाइड क्या करोगे तुम सिर्फ? कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है, जो तरल होता है, ठीक है ना, और जो दूसरा पार्ट होता है वो सेलुलर पार्ट होता है, जिसमें कोशिकाएं होती हैं, है ना। कुल मिला के समझ लो, कुछ सॉलिड पार्ट होता है और कुछ फ्लूइड पार्ट होता है। जो सॉलिड पार्ट अर्थात सेलुलर पार्ट होता है वो अलग होता है, और फ्लूइड पार्ट होता है वो अलग होता है। दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फ्लूइड पार्ट की, है ना, ये इसका तरल भाग है। कैसा भाग है? तरल भाग। और जो दूसरा होता है वो होता है सेलुलर पार्ट, अर्थात कोशिकीय भाग। तो दोनों की अलग अलग स्टडी करनी पूरी, ठीक है ना। फिलहाल फ्लूइड पार्ट देखते हैं। तो फ्लूइड पार्ट के बारे में जान लो कि ब्लड में 50 to 55% क्या होता है? फ्लूइड पार्ट। कितना होता है? 50 to 55% फ्लूइड पार्ट। अच्छा, इस फ्लूइड पार्ट को क्या बोलते हैं? किसी को पता? बताएंगे तो कहोगे हाँ पता था हमें। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा थेरेपी करवा रहे हैं सरकार की? नहीं करा रही क्या? तो प्लाज्मा बोलते हैं। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इंग्लिश का वर्ड ये प्लाज्मा।
ध्यान रखो जो प्लाज्मा होता है ये हल्का सा पीले रंग का होता है और चिपचिपा तो होएगा ही, सीधी सी बात, होगा कि नहीं होगा? तो कैसा होता है? हल्का पीला, दैट मीन्स स्लाइटली येलो। और कैसा होता है? चिपचिपा, अर्थात स्टिकी, STICKY। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। यहां तक सभी समझ में आया? तो हमने क्या क्या बताया कि किसी भी एवरेज एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और जो उसके शरीर का अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10% होता है, 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद ब्लड की pH वैल्यू 7.4 होती है और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड पार्ट और सेलुलर पार्ट। जो फ्लूइड पार्ट होता है वो ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% होता है, जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा होता है। ये हल्का सा पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है ना? इतना सा लिखना। फिलहाल इसको लिख लो। इसका फ्लूइड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे हम कि फ्लूइड पार्ट भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्लूइड पार्ट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला जो पार्ट होता है वाटर। इस चिपचिपे पदार्थ में भी क्या होता है? वाटर, 90% वाटर होता है। सेकेंड जो पार्ट होता है उसका, फ्लूइड पार्ट का सेकेंड पार्ट, वो क्या होता है? प्रोटीन्स। उसमें प्रोटीन पाई जाती है 5 तरह की, आगे बात करते हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3% वो आते हैं उसमें। बात समझ आ रही कि नहीं? तो 3 हिस्से कौन कौन से होंगे फ्लूइड पार्ट के? पहला हिस्सा वाटर, सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सभी लोग फिलहाल इतना नोट कर लो। इसका हम फ्लूइड पार्ट के बारे में बताते हैं। सभी नोट कर लिया? ठीक है। चलो हम बात करने जा रहे हैं इस फ्लूइड पार्ट की, अर्थात प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना? मतलब प्लाज्मा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है जल का, वाटर या जल का। और वाटर अप्रॉक्सीमेटली 90% होता है प्लाज्मा में, ठीक है ना? ध्यान रखो ये ब्लड का 90% नहीं है, ये प्लाज्मा का 90% है। और प्लाज्मा ही 55% होता है, तो 55 का 90% होगा ना? नहीं होगा, करीब करीब 50% के आसपास। बस समझ रहे हो? तो अगर ब्लड के हिसाब से पूछा जाए तो लगभग कितना निकलेगा? 45% के आसपास निकले कि नहीं निकलेगा? लेकिन ये हमने यहाँ 90% क्यों लिखा है? प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में, ठीक है? मतलब प्लाज्मा जितना भी होगा उसमें से 90% क्या होगा? वाटर। क्लियर? मान लो किसी के शरीर में 6 लीटर ब्लड है, कितना है? 6 लीटर। तो 6 लीटर का पहले 55% तो प्लाज्मा होगा, करीब 3.3 लीटर। और उस 3.3 लीटर में भी 90% अर्थात 3 लीटर। तो कुल मिला के 48-50% क्या होता है? वाटर, ह्यूमन ब्लड का होता है कि नहीं? लेकिन प्लाज्मा के हिसाब से बात करें तो कितना? 90%। सेकेंड जो होता है प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होते हैं कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व, है ना? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। प्रोटीन इस प्लाज्मा का 7% होते हैं और जो बचा होता है वो लगभग 3% के अप्रॉक्स, वो क्या होता है? ये सभी अप्रॉक्स में है, ठीक है ना? ये इतना ही थोड़ी ना होता है कि 90% फिक्स होगा, लगभग 90% होता है, ठीक है ना? इसके बाद अब यहाँ तो पढ़ना नहीं कुछ भी, इसको समझो प्रोटीन को। तो कौन कौन से प्रोटीन है जो प्लाज्मा का पार्ट होते हैं? तो 5 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। कौन कौन से? पहले ही पढ़ चुके तुम लोग। कौन कौन से? पहला क्या होता है? क्या होता है स्वानी? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा क्या होता है? फिब्रिनोजेन। थर्ड
और मत पढ़ो, एल्बुमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन एंड हेपरिन। और ये सभी लीवर में भी पाए जाते हैं, ध्यान है कि नहीं? क्या ये सारे ही प्रोटीन लीवर में नहीं पाए जाते हैं? तो ये पांचों प्रोटीन प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन का वर्क क्या होता है। तो ध्यान रखो, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का वर्क हमने कहाँ लिखाया था? हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में लिखाया था कि नहीं? तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। पढ़ा था कि ना, रक्त का थक्का जमने में। अच्छा, कौन से विटामिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमता है? बताओ लक्ष्मी, बताओ तो कर सा है, लड़ सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो? बताओ लड़कों। अच्छा, बताओ समीक्षा द्विवेदी, बताओ डॉक्टर साहब। बायो लिए थे ना 12th में, आती नहीं बिल्कुल भी। बताओ प्रांसी। चलो ठीक है, विटामिन के। अब ये भी भूल जाते हो, फिर क्या हो सकता है? भूलना ही तो नहीं है, अभी टेस्ट देने जा रहे हो और भूल गए, कोई बात नहीं। तो विटामिन के की उपस्थिति में ऐसा होता है, ठीक है ना। विटामिन के आवश्यक है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग हो सके। इसके बाद एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है? तो देखो, ये एल्बुमिन जो होती है ये अंडे में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अंडे क्यों लोग खाते हैं? जिससे सेल्स डेवलप हो सकें, है ना। सेल्स की मतलब अगर कोई दिक्कत होती है, सेल्स फिर से रिप्रोड्यूस हो सकें, ठीक है ना। कुल मिला के टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में और सेल्स के, नई सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? एल्बुमिन नाम का प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये न्यू टिश्यूज़ एंड सेल्स डेवलप करता है, डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन क्या करता है? क्या करता है? ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या कार्बोसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। नाम क्या होता है दूसरा इसका? क्या होता है आरबीसी का दूसरा नाम? है क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट्स। गुड। तो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसका हेपरिन क्या करता है? किसको ध्यान है? हाँ, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ब्लड का जो कोएगुलेशन होता है उसको रोकता है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा ना तो शरीर के अंदर ही, है ना, आर्टरीज में, वेंस में ही क्या होगा? ब्लड जम जाएगा। तो ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ब्लड जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। क्लॉटिंग अलग होती है, क्लॉटिंग शरीर के बाहर होती है, ठीक है ना। घाव लगा, जैसे घाव होता है तुरंत वहाँ पे क्या होता है? ब्लड जम जाता है, फाइबर बन जाता है। मैंने बताया विटामिन के की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, उसके बाद फाइबर की उपस्थिति में, है ना, फिब्रिनोजन प्रोटीन वर्क करती। भूल गए सब? पढ़ लेना फिर से, ठीक है। लेकिन जो हेपरिन नाम का प्रोटीन होता है ये वेन्स और आर्टरीज के अंदर, मतलब ह्यूमन ब्लड, सॉरी, शरीर के अंदर ब्लड के कोएगुलेशन को नहीं होने देता है, ब्लड के जमाव को रोकता है। कोएगुलेशन या जमाव। तो क्या करता है ये? ब्लड कोएगुलेशन। अरे तुम नॉर्मल क्लॉटिंग समझ सकते हो मूर्खों। सभी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट? ठीक है। इसके आ जाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसमें 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? 4 प्रकार के तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। उसके बाद सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। क्या करके? क्योंकि ये आरबीसी के नंबर को डेवलप करता है, आरबीसी के नंबर को बढ़ाता है।
बात समझ आ रही कि नहीं? कैल्शियम क्या करता है? आरबीसी की संख्या में, हाँ, आरबीसी की संख्या बढ़ाता है। सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं? सोडियम क्लोरीन क्या करते हैं शरीर के अंदर? पता नहीं, मैंने बताया सोडियम क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड या नमक। और नमक ब्लड में जितना ज़्यादा होगा उतना ही हार्ट रेट तेज होगा व्यक्ति का, नमक कम होगा पल्स रेट डाउन होगा। तो ये कुल मिला के किसको मेंटेन करते हैं? ब्लड प्रेशर को। तो ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। इसके बाद Mg क्या करता है? मैग्नीशियम। ध्यान रखो ये रक्त के बहाव को सही रखता है ना? पूरे शरीर में रक्त का बहाव एक समान हो उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है ना? तो रक्त के फ्लो को, है ना, कंट्रोल करता है। मेरी बात समझ में आ रही सभी की नहीं? अच्छा, ये Mg कहाँ पाया जाता है? ये मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल का जो मेन घटक होता है वो होता है मैग्नीशियम। होता है कि नहीं होता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है मैग्नीशियम, उन्हीं से हमें मिलता है, हरे पेड़ पौधों से मिलता है कि नहीं मिलता है? तो रक्त का फ्लो अगर बना रहेगा तो रक्त कहीं जमेगा नहीं, रक्त कहीं जमेगा नहीं अगर, तो ध्यान रखो, तुमने उसके बारे में सुना होगा पथरी के बारे में, स्टोन के बारे में। तो ये स्टोन को जमा नहीं होने देता है। ब्लड अगर सही से फ्लो होगा स्टोन रुकेगा ही नहीं। रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा ना। और इसीलिए तुमने देखा होगा, हमें क्लियर नहीं है बात लेकिन पता है हल्का फुल्का, एक पेड़ होता है पत्थर चटा का, होता है कि नहीं होता है? देखा है कभी? ऊपर जो लगा है मेरे यहाँ, देखा ना जाके, साइड में रखा हुआ है, बड़े बड़े पत्ते हैं उसके मोटे मोटे से। व्यक्ति उसका जूस पीता है, उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? ब्लड का फ्लो सही होता है। और ब्लड का फ्लो सही होगा तो अपने आप स्टोन क्रिएट नहीं होगा, स्टोन जमा नहीं होगा लीवर में, किडनी में। होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जो मैग्नीशियम होता है वो रक्त के बहाव को कंट्रोल करता है, ठीक है? रक्त का बहाव अच्छा होगा तो स्टोन जमा नहीं होगा, पथरी की संभावना कम होगी। और ये मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में, क्योंकि क्लोरोफिल का ये मेन घटक है, ठीक है ना? क्लोरोफिल किससे बना होता है? मैग्नीशियम से। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? सभी लोग नोट कर लो, आगे कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी भी, जल्दी नोट करो। यहाँ एक चीज़ और लिख लो, और सी और भी क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। दिख रहा है? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल भी होता है कैल्शियम, ठीक है? नोट कर लो। नोट कर लिया सभी लोगों ने? शिवानी कितना बचा? जल्दी जल्दी करो, हाथ थोड़ा तेज चलाया करो। तो देखो ये तो फ्लूइड पार्ट हो गया, ठीक है ना? अब बात करेंगे किसकी? सेलुलर पार्ट की, ठीक है ना? देखो तो जो रक्त का कोशिकीय हिस्सा होता है वो रक्त का अप्रॉक्स 45 to 50% होता है। जितना भी रक्त होता है उसका कितना? 45 से 50% वॉल्यूम कोशिकीय हिस्सा होता है। और हम जानते हैं अच्छे तरह से कि ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पहली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। अर्थात रेड ब्लड कार्पसल्स या सेल्स। सेकंड, श्वेत रक्त कणिकाएं। अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। सेल्स लिख देना, ठीक है इसमें। और जो तीसरी होती हैं वो क्या होती हैं? प्लेटलेट्स कणिकाएं।
है ना, प्लेटलेट सेल्स या प्लेटलेट्स। रेड वाला मार्कर कहाँ है? ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? अभी बताया था क्या? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो कहीं लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट लिखा है तो बात वही। श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। होता है कि नहीं होता है? तो जल्दी से नोट करो। तो सेल्यूलर पार्ट 3 भागों से मिलकर बना होता है। लाल रक्त कणिकाएं, ये कोशिकाएं हैं एक प्रकार से, है ना, कणिकाएं होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, सभी के अलग अलग नाम लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद हम एक एक की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना, कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनका शेप क्या होता है, उनका कलर क्या होता है, कितनी मात्रा में शरीर में पाई जाती हैं, संख्या अधिक हो तो क्या होगा, अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, अधिकता हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। ये सब पढ़ने वाले हैं लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है, सभी में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? किसी को भी ना आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो देखो अब पढ़ते हैं लाल रक्त कणिकाएं। हेडिंग डाल लो बढ़िया सी। लिख लिया? देखो भाई, तो पहली बात तो ध्यान रखो, लाल रक्त कणिकाएं जो भी होती हैं उनमें केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? केंद्रक का, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इस प्रकार की कोशिकाओं में। ये भी एक प्रकार की सेल्स है ना, हमने सेल्स लिखा है कि नहीं, तो कोशिकाएं होती हैं। दूसरी बात क्या, पहले तो इसको समझ लो क्या, कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता या केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो जीव ऐसे मिलते हैं जिनके ब्लड में न्यूक्लियस पाया जाता है ना, जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? नाम सुना है कि नहीं? ऊंट या कैमल, या एक और जीव दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, नाम होता है क्या? लामा। क्या नाम होता है? लामा। साइंटिफिक नेम होता है लामा ग्लैमा। क्या नाम होता है? लामा ग्लैमा। भूलो तो नहीं, ऐसे लामा। तो इनका जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, में केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल ऊंट जैसा ही होता है, डोंट वरी। बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है, ऐसे लामा से भी ऊन प्राप्त की जाती है। 5.5 से 6 फुट तक का होता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। फिर इसके बाद इनके आकार की बात कर लेते हैं, आकार या शेप। पहले तो इसी को समझ लो, अच्छा रुको, शेप बाद में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसी के साथ का है, जो कॉकरोच होता है उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। देखा कॉकरोच? मारा तो नहीं, मार मत डालना जाके देखने के लिए। कॉकरोच के ब्लड में आरबीसी नहीं होती, लाल नहीं होता है, वो वाइट होता है। होता है कि नहीं? तो ध्यान रखो, कॉकरोच, आज 2 बार पढ़ा कॉकरोच तुमने, ठीक है। कॉकरोच के ब्लड में आरबीसीज नहीं पाई जाती। बात करेंगे हम
लाल रक्त कणिकाओं का आकार क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से पहले। इनके अगर शेप की बात करें, आकार की, तो ध्यान रखो ये डिस्क शेप की होती। प्लेट देखी तुमने, प्लेट हल्की से अंदर को दबी होती है ना इस तरह से। अरे वो तो देखा है ना कॉनकेव मिरर, नहीं देखा? कौन सा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसा होता है ना इस तरह से। तो ये जो सेल होती है ना, ये भी इसी शेप में होती, ठीक है ना, अंदर को दबी होती। तो डिस्क शेप की होती हैं, या ऐसे बोल सकते हो कॉनकेव शेप में होते हैं दोनों ही साइड। कैसे होते हैं? कॉनकेव शेप में, जैसा तुम्हें बोलना। देखेंगे भी लाल रक्त कणिकाएं, सर्च कर लिया करो कभी कभी, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लाल लाल होंगी, ठीक है, गोलियां जैसे होती हैं वैसे ही। अब इतनी बड़ी नहीं होती, होती बहुत छोटी सी हैं, क्योंकि कोशिकाएं हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इनका निर्माण कहाँ होता है। लक्ष्मी, कहाँ होता है निर्माण आरबीसी का? हीमोग्लोबिन में आरबीसी का निर्माण होता है। और बताओ आरबीसी निर्माण कहाँ होता है आयुषी? बताओ समीक्षा, कहाँ होता है? बोन मैरो में। और कौन सी बोन मैरो में? जो लंबी हड्डियाँ होती। लंबी हड्डियों में भूरे भूरे रंग का एक सब्सटेंस पाया जाता है अंदर, है ना, जैसे फीमर वगैरह में। फीमर होती है ना शरीर, जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस, और उसी के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसका निर्माण लंबी बोन मैरो लिखो सिर्फ, है ना। अब तुम जानते हो बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। अच्छा, इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो कैसा होता है? हल्का सा रेड और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, ब्राउनिश रेड होता है, इससे समझ लो। तो रेड, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी का निर्माण किस प्रकार के बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में तो ब्लड का निर्माण होता है ना, लेकिन आरबीसी का निर्माण किस प्रकार के बोन मैरो में होता है? जो रेड कलर का हो, ठीक है ना। तो आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है। इसी के बाद अगला पॉइंट, अगली बात करते हैं डेथ की इनकी। तो आरबीसी की जो डेथ होती है कहाँ होती? प्लीहा में, प्लीहा या स्प्लीन में। अब क्वेश्चन ये भी साथ में बनता है कि कितने दिनों बाद मृत्यु होती। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ना, जीवन काल होता है आरबीसी का, जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अप्रॉक्स 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज, ठीक है ना। देखो प्लीहा लिख के आ सकता है, स्प्लीन तो इंग्लिश में बोलते हैं। प्लीहा का एक दूसरा नाम तिल्ली भी होता है, बताया था मैंने पहले। अब समझ लो क्या दूसरा नाम होता है? तिल्ली। तो अगर तिल्ली या प्लीहा लिखा है तो स्प्लीन की बात की जा रही। तो आरबीसी की डेथ कहाँ होती? प्लीहा में। और इसी वजह से प्लीहा को आरबीसी का क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, अर्थात कब्रगाह, कब्रिस्तान नहीं, कान नीचे बजाऊंगा आके। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की डेथ स्प्लीन में होती है और इसी वजह से ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है। आरबीसी के लिए जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई, जो व्यक्ति है उसकी लंबी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाएगा, उस बोन मैरो के द्वारा ब्लड का निर्माण होगा, रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होगा, ठीक, ये बात सही है। बच्चे में कैसे बनता है ब्लड? बच्चे में ब्लड कैसे बनता है? कहाँ बनता है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? ध्यान रखो, लेकिन बच्चे के अंदर भाई हड्डियां तो होती ही नहीं इतनी बड़ी कि उसमें बोन मैरो पाया जाए। वो तो समय के साथ साथ डेवलप होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? जब बच्चा बड़ा होता है, करीब करीब 1-2 महीने का हो जाता है, 3 महीने का, तो शुरुआत हो जाती है धीमे धीमे से, हो जाती है कि नहीं। लेकिन जब वो यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है माता के, तब कैसे उसके अंदर ब्लड बनता है? भाई ब्लड की जरूरत तो उसको भी है ना, बच्चे को भी। तो ध्यान रखो, जो बच्चा गर्भाशय में होता है उसके अंदर ब्लड का निर्माण स्प्लीन या लीवर में होता है।
स्प्लीन में भी होता है, प्लीहा में, हालांकि स्प्लीन में डेथ होती, लेकिन उसके में क्या होता है, स्प्लीन में ही निर्माण होता है और लीवर में भी निर्माण होता है। ध्यान रखो, नीचे आ रहा है ना ये, यूटेरस में बच्चे के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन और लीवर में होता है, दोनों में होता है, ठीक है ना। लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत, स्प्लीन को प्लीहा, ठीक है ना, इसको लिख दे रहे हैं, वो लिखा हुआ है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है बताओ, नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। हमने बताया था कि ब्लड की उचित मात्रा, सॉरी ये तो पता ही तुम्हें कि जो लाल रंग होता है आरबीसी का, वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मेरी समझ आई कि नहीं। अब इसी से प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा क्या होनी चाहिए ब्लड में, पता है किसी को ध्यान हो, कितनी लिखाई थी मैंने, लिखाई नहीं थी, कहाँ लिखाई थी, किसी को ध्यान है, उसके पहले और जाओ, कहाँ लिखाई थी, किसी को ध्यान ही नहीं, हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा कहाँ लिखाई थी, चलो बताओ, ध्यान करे, कौन बता रहा, कहाँ से, हमने बताई थी ना, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस, वहाँ लिखाए थे कि नहीं, नहीं ध्यान होगा, ध्यान ही नहीं तो ध्यान ही नहीं आएगा, ध्यान कर लेना, कोई बात नहीं। तो चलो वो तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हीमोग्लोबिन, मेरी बात सुनो, हीमोग्लोबिन की ब्लड में उचित मात्रा क्या होती, तो क्वांटिटी ऑफ HB इन ब्लड क्या होती है, 15 मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब 100 मिलीलीटर में, ब्लड के 100 ml में 15 मिलीग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके बाद बात आती है कि ब्लड की कितनी क्वांटिटी में, ठीक है ना, आरबीसी की संख्या कितनी होती, तो ध्यान रखना आरबीसी का नंबर क्या होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती, कितनी होती, 40 से 50 लाख, कितनी, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक mm, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, लिख नीचे ऐसे लिख दे रहे हैं, पर क्यूबिक mm। कुल मिला के क्यूब देखा ना कभी, क्यूब नहीं देखा, घन, चीनी का दाना देखा, वो 1 mm क्यूब का होता है, 1 mm लंबाई, 1 mm चौड़ाई, 1 mm मोटाई, उतनी जगह में कितनी आरबीसी होती, 40 से 50 लाख, कितनी कोशिकाएं होती, समझ गया ना, अच्छी बात है, ज़्यादा हो रहा है क्या, और बताओ। अच्छा, इसके बाद देखो, ध्यान रखो कि अगर ब्लड में आरबीसी की संख्या इंक्रीज होती, ठीक है ना, पहले अच्छा इसी समझ लो, संख्या की बात की है, तो संख्या की बात से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या मेजर करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, आरबीसी की संख्या मेजर कर रहे हो ना, आरबीसी का मेन घटक हीमोग्लोबिन, तो ऐसे ही नाम बनता है क्या, ध्यान रखो, आरबीसी की संख्या मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हीमोग्लोबिन है तो हेमो, ये कोशिकाएं होती हैं ना, इसलिए कोशिका क्या बोलते हैं, साइटो, और माप रहे हो इसलिए क्या हर चीज में लगाते हैं, नाम क्या होगा, हेमोसाइटोमीटर, हेमोसाइटोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि अगर ब्लड में आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, सॉरी आरबीसी की संख्या घट जाए, पहले तो ये इंपॉर्टेंट, घट जाए, अगर तो घट जाएगी तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? अरे मूर्खों, पढ़ाया नहीं था क्या? क्या होगा? एनीमिया नामक रोग नहीं हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी होने का मतलब ही होता है आरबीसी की संख्या डाउन हो गई है ब्लड में। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया। रक्त अल्पता या अरक्तता। और इसी में साथ में एक और क्वेश्चन कि अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तब क्या होगा? समीक्षा मैंने बताया था ना, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी। हो सकता है जगह जगह गांठ बन जाए, हो सकता है आगे कैंसर भी हो सकता है। और इस डिसीज क्या बोलते हैं? पॉलीसिथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसिथेमिया। तो अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा पॉलीसिथेमिया। हिंदी लिखने की जरूरत ही नहीं, हिंदी में यही होता है। तो सभी समझ में आए? किसी को भी कहीं कोई डाउट हो, अगर ना समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हो गया या नहीं आ रहा मैं समझ में, हालांकि तो फैक्चुअल है सब कुछ है ना, तुम्हें रटना है इसको। ध्यान रखो, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, ऐसे ही याद करो, है ना। चलो नोट कर लो। एक लास्ट पॉइंट एक और रह गया, लिख लो। तो आरबीसी का कार्य क्या है? तो रह ही गया। आरबीसी का कार्य क्या है? कोई बताएगा? क्या होता है आरबीसी का कार्य? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? O2 का परिवहन करना। किसी को भी ना आया हो तो बताओ भाई, जरूर आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा अच्छा, साफ साफ मेरे जैसा ही बिल्कुल। ठीक है ना, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, कल पढ़ाएंगे लेकिन वीडियो एक बार ही डालेंगे, ये बात मत भूलना। कल हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और उसके बाद प्लेटलेट्स। उसके बाद पढ़ेंगे कौन से रुधिर वर्ग पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है ना, कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता है, RH फैक्टर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस इतना ही बचा, उसका कंप्लीट करके पढ़ेंगे हम लोग क्या जो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो। आज 28 है ना, आज बातें ना करो भाई। देखो हमने आरबीसी पढ़ा दिया था सब कुछ, ठीक है ना, तो लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगली बारी किसकी है? WBC की। तो हेडिंग डालो सभी लोग, WBC, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। लिख लिया? जल्दी ध्यान चलाओ। पहले मेरी बात सभी लोग सुन लो, ठीक है ना, एक फिर एक पॉइंट करके लिख लेंगे जल्दी से, है ना, जिससे टाइम ना लगे। तो देखो WBC का पहले तो समझ लो कि जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है इसका कि WBC में केंद्रक या न्यूक्लियस उपस्थित होता है। दूसरी बात करेंगे हम इनके आकार की। तो इनका आकार कैसा होता है? ध्यान रखो, इनका आकार होता है हमेशा इर्रेगुलर, लेकिन थोड़ी लंबी होती। शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर, अर्थात अनियमित। मतलब कोई परफेक्ट साइज नहीं है कि ऐसा ही होगा इसी शेप का। जैसे आरबीसी का शेप क्या था? डुअल डिस्क, जो एक दूसरे सटा के रखी गई है ना, साइड जिनके क्या हो, कॉनकेव हो जैसे बोल सकते हो। लेकिन ये यहाँ क्या होता है? इरेगुलर होती हैं तथा लॉन्गर होती, अर्थात लंबी। तो शेप कैसा मिल रहा होगा तुम्हें इनका शेप मिलेगा अप्रॉक्स ऐसे, कुछ भी बना दो लंबा किसी भी शेप में, ठीक है ना, लेकिन लंबा बनाओ थोड़ा सा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना, लॉन्गर है कि नहीं, लंबी है।
लेकिन शेप कैसा है? इररेगुलर, कोई नियमित शेप नहीं है कि हाँ उसकी व्याख्या की जा सके, ठीक है, कैसे भी हो सकती। अब इनकी ये बताओ जरा हमें, इसका कलर कैसा होता है? आरबीसी कलर कैसा होता है? रेड। लेकिन डब्ल्यूबीसी कलर कैसा होता है? कलरलेस होती हैं। कैसी होती हैं? कलरलेस। मूर्खों, डब्ल्यूबीसी कैसी होती हैं? कलरलेस, रंगहीन होती। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती, ठीक है ना। तो अगर हम संख्या की बात करें तो ध्यान रखो 4000 से 5000 पर क्यूबिक mm, ठीक है ना, या क्यूबिक mm देखो क्यूब लगा दिया होगा, क्या mm क्यूब। बात समझ आ रही कि नहीं? इसके बाद संख्या तो 4000 से 5000 पर mm क्यूब होती है, मतलब 1 mm क्यूब का अगर हम एक क्यूब लेंगे तो उसमें कितनी डब्ल्यूबीसी आ जाएंगी? 4000 से 5000। इसके बाद इनका निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन अर्थात प्लीहा या तिल्ली में। कहाँ होता है निर्माण? स्प्लीन में होता है। इसके बाद करीब करीब 4 से 7 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। जीवन काल कितना होता है? 4 से 7 दिन। उसके बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु। और डेथ कहाँ होती? डेथ कहाँ होती? ब्लड में होती। कहाँ होती? ब्लड में होती। यहाँ तक किसी को डाउट? अगला पॉइंट, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, देखो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करना होता है, मतलब शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कैसे? एंटीबॉडीज का निर्माण करके, प्रतिरक्षियों का निर्माण करके। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य एंटीबॉडीज अर्थात प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद अब अगर कहें डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। मेरा समझ आ रही कि नहीं? और दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, हम पहले बता चुके हैं। तो ल्यूकोसाइट्स की अगर संख्या में वृद्धि होगी तो ल्यूकेमिया डिसीज हो जाती है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ने से क्या होता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। ब्लड कैंसर होता है। मेरी बात समझ आई सभी को? इसका ध्यान रखो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार, मतलब 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी शरीर में पाई जाती हैं। बहुत डीप पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है ना। तो कौन कौन से 5 टाइप हैं? पहला टाइप है एसिनोफिल, फिर बेसोफिल, फिर मोनोसाइट, फिर ल्यूकोसाइट, और फिर क्या? न्यूट्रोफिल। बात समझ आई कि नहीं?
5 प्रकार की WBC पाई जाती है। हम सबके नाम लिख दे रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग हमें लिखा देनी है, थोड़ा लिख लोग अच्छा रहेगा। कई बार ज़्यादा पूछ लिया जाएगा तो पूछा जाएगा बेसोफिल का क्या कार्य है, मोनोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट नाम की WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो जैसे मोनोसाइट क्या करती है, जो बड़े बैक्टीरिया होते हैं वो उनको छोटे बैक्टीरिया में तोड़ देती है, जिससे उनका पाचन आसानी से किया जा सके। बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे जो मोनोसाइट जो होती है उसकी शरीर में वो सबसे बड़ी WBC होती है, और WBC का करीब 2 से 3% कौन होती है, मोनोसाइट। इसके बाद बात आई किसकी, न्यूट्रोसाइट की, न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, 25 से 27%। और ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन करती हैं, फंगाई का और बैक्टीरिया का पचाने में उसके हेल्पफुल होती हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे बेसोफिल क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, ठीक है ना। तो हम पांचों को लिखा दे रहे हैं, फिलहाल के लिए इतना नोट कर लो क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा ना, नोट कर लो, पहले इतना लिख लो, है ना। तो WBC के 5 प्रकार हम लिख दे रहे हैं, लिख लो ऐसे, WBC के 5 प्रकार हैं, या शरीर में 5 प्रकार की WBC पाई जाती हैं। पहला नाम क्या होता है बताओ जरा हमें, पहला नाम क्या होता है, एसिनोफिल। क्या नाम होता है, एसिनोफिल। दूसरा नाम क्या होता है, बेसोफिल। फिर थर्ड न्यूट्रोफिल, फोर्थ मोनोसाइट, और उसके बाद फिफ्थ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की WBC शरीर में पाई जाती हैं। सभी के कार्य लिख दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लो पहले, जल्दी इसको नोट करो, ठीक है ना। फिर हम बोल देंगे इनके एक एक कार्य, जगह देना इनके सामने 2-2 लाइन की कम से कम, ठीक है ना, इन सभी के सामने, जिससे लिख सको इनके कार्य। अब हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, बोल देंगे, ठीक है, जल्दी करो। ये सही कर लो, ल्यूकोसाइट नहीं होती, ल्यूकोसाइट तो ये नाम होता है, सॉरी, क्या होती है फिर, लिम्फोसाइट। क्या नाम होता है, लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट तो WBC का ही नाम है, लिम्फोसाइट 5वें प्रकार की WBC होती है। जल्दी नोट करो। चलो भाई लिखो, मोनोसाइट में मैंने क्या बताया, हमने बताया सबसे लंबा जीवन काल किसका, मोनोसाइट का। सबसे बड़ी कौन, मोनोसाइट। और WBC के अंदर कितनी मोनोसाइट पाई जाती हैं, 2 से 3%। लिखो तीनों पॉइंट जल्दी से लिखो, मोनोसाइट के आगे लिखो। अच्छा पहले एसिनोफिल लिखा है क्या, लिखो एसिनोफिल में लिख लो, पहले ध्यान नहीं दिया मैंने। एसिनोफिल लिख लो भाई, क्रम से लिखना है तुम लोग को। लिखो ये एसिनोफिल में लिखो, पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स को, ये पैरासाइट लिखना नहीं आता तुम्हें इंग्लिश में, PARASITES, परजीवी। हिंदी में लिख रहे हो पैरासाइट्स, चलो पूरा करो उसको, पहले ब्रैकेट में लिखो परजीवी। पैरासाइट्स एवं कैंसर सेल्स से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाए, तो एलर्जी के प्रति सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करता है, एसिनोफिल्स। लिख लो, एलर्जिक सिम्टम्स के प्रति, इसी में लिखो आगे, एलर्जिक सिम्टम्स, ERGIC, एलर्जिक सिम्टम्स, SYMPTOMS, सिम्टम्स के प्रति सबसे पहले रिस्पॉन्स करती हैं। एलर्जिक सिम्टम्स SYMPTOMS सिम्टम्स के प्रति सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं, के प्रति सबसे पहले रिस्पॉन्ड, RESPOND, रिस्पॉन्ड करती हैं। लिख लिया।
बेसोफिल में लिखो तो देखो जैसे ही कोई वायरस है ना या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है ना, मेरी बात सुन रहे हो, जैसे कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले सचेत कौन होता है? बेसोफिल। ठीक है ना, लिखो देखो जैसे ही कोई देखो मैं इन्फेक्शन की हिंदी भूल गया। इन्फेक्शन क्या होती है हिंदी? अरे बेवकूफ़, इन्फेक्शन की हिंदी क्या होती है? संक्रमण। हाँ देखो जैसे ही कोई संक्रमणकारी तत्व या इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसे लिख लो इन्फेक्शियस, INFECTIOUS, इन्फेक्शियस या संक्रमणकारी तत्व बॉडी में प्रवेश करता है तो यह सबसे पहले अलार्म करती हैं, तो यह शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे पहले सचेत करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे पहले सचेत करती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखो हम लिखा नहीं रहे हैं, एक हिस्टामाइन नाम का केमिकल होता है, ठीक है ना, हार्मोन होता है, उसका स्राव होता है और इससे क्या होता है, एलर्जिक डिसीज़ वगैरह जो होती हैं वो समाप्त होती हैं उससे। ठीक है ना, और इसका ये सारा कार्य किसका है? बेसोफिल का। लिखने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं पूछा जाता। न्यूट्रोफिल में लिखो न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया और फंगाई को, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया एवं फंगाई, बैक्टीरिया एवं फंगाई के प्रति सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं, के प्रति सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं तथा उनके डाइजेशन और किलिंग में हेल्पफुल होती हैं। के प्रति सबसे पहले अलार्म करती हैं या सचेत करती हैं या रिस्पॉन्ड करती हैं तथा उनके पाचन मतलब डाइजेशन और किलिंग में हेल्पफुल होती हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ब्लड में इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इतना डीप पूछा नहीं जाता, लिखना हो तो लिख लो, बोल दे रहे हैं, ठीक है। मोनोसाइट में लिखो भाई, मोनोसाइट में लिखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, FIRSTLINEOFDEFENCE, सुरक्षा की पहली रेखा। मोनोसाइट में लिखो, अब शॉर्ट में लिखो, है लिखो सबसे लंबा जीवन काल, मतलब इनमें सबसे लंबा जीवन काल 4 से 7 दिन का पीरियड होता है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं सबसे लंबा जीवन काल तो बनी रहेगी, परमानेंट, खत्म होती रहती, डैमेज होती रहती हैं और न्यू फॉर्मेट होती रहती हैं, नई आती रहती हैं। तो लिखो सबसे लंबा जीवन काल, सबसे बड़ी अच्छा न्यूट्रोफिल में एक चीज़ मैंने लिखा ही नहीं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाई जाती है, ठीक है ना, WBC में कितनी? 25 से 27%। लिख लो न्यूट्रोफिल में, लिख लो 25 से 27% संख्या में, और उसमें मोनोसाइट में लिख लो क्या? 2 से 3%, और सबसे बड़ी भी होती हैं। पहले न्यूट्रोफिल में लिखो 25 से 27%, लिख लिया। मोनोसाइट में सबसे लंबा जीवन काल लिख लिया, उसके बाद लिखो सबसे बड़ी होती हैं, ये भी लिख लिया। तीसरे पॉइंट लिखो इसी में, मोनोसाइट में ही 2 से 3% होती हैं WBC में। WBC का 2 से 3% कौन होता है? मोनोसाइट। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करती हैं, है ना, बैक्टीरिया को पचाने में हेल्पफुल होती हैं। लिख लो, लिखो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैक्टीरिया, या हेल्प टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया, हेल्प्स टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया।
क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट काम लिम्फोसाइट्स का, ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया वायरसेस से क्या करती हैं, फाइट करती हैं। कैसे करती हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करके। लिखो लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट में लिखो एंटीबॉडीज का निर्माण करके, एंटीबॉडीज का निर्माण करके बैक्टीरिया वायरस तथा अन्य हानिकारक बैक्टीरिया वायरस तथा अन्य हानिकारक तत्वों से तथा अन्य हानिकारक या हार्मफुल इन्वेडर्स बोलते हैं। इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी, जो आक्रमण करें, ठीक है, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पे। एंटीबॉडीज का निर्माण करके बैक्टीरिया वायरस तथा अन्य हानिकारक तत्वों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखो, एसिनोफिल बेसोफिल एलर्जिक सिम्टम्स के प्रति अलार्म करेंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल 25 से 27% और बैक्टीरिया के पाचन में हेल्पफुल होते हैं, किलिंग में हेल्पफुल होते हैं। मोनोसाइट 2 से 3% होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, सबसे बड़े होते हैं और इनका सबसे लंबा जीवन काल होता है। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को तोड़ते हैं, ठीक है, जिससे उसका पाचन कर सकें, न्यूट्रोफिल। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करके बैक्टीरिया और अन्य जो भी इन्फेक्शियस एलिमेंट्स होते हैं उनसे शरीर की रक्षा प्रदान करते हैं। ओवरऑल सभी मिलकर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये होगा तुम्हारे WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, ठीक है, इसको हम रफ कर दें। चलो भाई रफ कर देते हैं। बातें मत करो, अच्छा देखो, है ना। हेडिंग डालो सभी लोग, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। क्या बोलते हैं हिंदी में इनको, बिम्बाणु। इसके बाद इनका दूसरा नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं इसको। नोट कर लिया, बताएं। तो देखो, सबसे पहली बात ध्यान रखो, WBC में ही केंद्रक पाया जाता है, बाकी प्लेटलेट्स हों और क्या बोलते हैं RBC हों, दोनों में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट, इनका शेप कैसा होता है, तो कैसी होती हैं, इनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो गोलीय आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, स्फेरिकल। अर्थात गोलीय आकार की होती हैं। फिर कलर की बात करेंगे, कलर कैसा होता है,
कैसा होता है? स्लाइटली येलो। कैसी होती हैं? स्लाइटली येलो, हल्की पीले रंग की। इसके बाद बात करेंगे इसके लाइफ स्पैन की। किसकी? लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 से 21 दिन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? निर्माण कहाँ होता है इनका? ब्लड में। डेथ कहाँ होती? ब्लड में। इजी है ना? तो प्लेटलेट्स का निर्माण फॉर्मेशन एंड डेथ कहाँ होती है? ब्लड में होती है। यहां तक किसी कोई समस्या? संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की? कोई बता सकता है? 4 से 5 लाख, है ना? ये तो पता ही होगा भाई। 4 से 5 लाख पर mm³, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही सभी की नहीं? तो आज ये बताओ कि प्लेटलेट्स कणिकाएं अगर कम हो जाएंगी, बढ़ती नहीं, परेशान ना हो, सीमित संख्या में बढ़ती तो बढ़ने का समस्या खत्म। कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना? सिर्फ कमजोर ही होता है। एक चीज समझ लो पहली बात तो, अरे मेरी बात सुनो यार, जो प्लेटलेट्स हैं अगर ये डिक्रीज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। या प्लेटलेट्स की कमी से पहले ये बताओ रोग कौन सा होता है? डिक्रीज होंगी तो कमजोरी होगी पहले। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए शरीर में तो क्या हो जाता है इससे? क्या हो जाता है इससे? क्या हो जाता है? लिखाया नहीं था क्या मैंने? अच्छा, विटामिन के में लिखाया है कि नहीं? अरे हमने जब रक्त का थक्का निर्माण की बात की थी वहां पे, तो वहां प्लेटलेट्स का नाम नहीं लिया था क्या? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण होता है कि नहीं होता है? पूरी प्रक्रिया बताई थी, बताया नहीं था? फिब्रिनोजन से लास्ट में क्या होता है? फाइबर का निर्माण होता है। भूल गए? 5 तरह की प्रोटीन लिखाई थी वहां पे, पूरा प्रोसेस फिर से पढ़ो जाके। तो प्लेटलेट्स कम होंगी अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाएगी। अगर ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो गई तो शरीर में क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया या रॉयल डिसीज। कई बार ये भी पूछा जाता है कौन से विटामिन की कमी से होता है हीमोफीलिया? तो विटामिन के। बात समझ आ रही कि नहीं? तो प्लेटलेट्स कम होंगी, क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग, क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग तो ब्लड क्लॉटिंग, तो इनका कार्य क्या होता है प्लेटलेट्स का? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है? और प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना? ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगी तो कौन सा डिसीज हो जाता है? हीमोफीलिया। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर, हमने बताया था ब्रिटेन की एक महारानी थी, ब्रिटेन कोई परिवार का कोई वंशज था उनका, तो उनके सबसे पहले ये डिकोड किया गया था, ठीक है ना? उसमें खोजी गई थी कमी। क्या होता है ऐसे व्यक्ति का? उसका रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ चोट लगती है, किसी हाथ कहीं भी लग गए शरीर में चोट, तो कुछ देर बाद क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और उसमें हेल्प कौन करता है? विटामिन के और प्लेटलेट्स कणिकाएं। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो है ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करना है। और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। वो जो प्लेटलेट्स कम होती हैं वो कमजोरी का द्योतक होता है, उसका इससे मतलब नहीं है। ये नहीं किसी की प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए, 80 या 70 रह गए, उसकी ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो अगर प्लेटलेट्स ही ना हो या बहुत कम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है? हीमोफीलिया डिसीज, अर्थात उसकी ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती, ठीक है ना? है ना? इसे क्या बोलते हैं हम? रॉयल डिसीज, है ना? पहले बोला था नहीं, लिखा चुके हैं, रॉयल डिसीज। बातें मत करो भाई, देखो, है ना? किसी कोई समस्या? सभी लोग कर लोगे, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखो, ब्लड क्लॉटिंग में 2 चीज़ें हेल्प करती हैं मुख्य रूप से, विटामिन के और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, समझ गए?
तो किसी व्यक्ति के शरीर में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जिसके जन्मजात रूप से ऐसी बीमारी हो, प्लेटलेट्स बहुत कम मात्रा में हो, तो ऐसे व्यक्ति की ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है ना। और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो क्या हो जाता है? हीमोफीलिया डिसीज़, ठीक है। खून का थक्का, रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। समझ गए ना कि बीमारी में प्लेटलेट्स कम होना और एक्चुअल में प्लेटलेट्स कम होने में डिफरेंस है, ठीक है ना। बीमारी में प्लेटलेट्स कम होंगी, वो बढ़ जाती हैं फिर से। इसका मतलब ये नहीं हीमोफीलिया हो जाए किसी को। समझ गया? नोट कर लो जल्दी से, इसका हम पढ़ेंगे फिर ब्लड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ाई करो। कितनी हो सकती है ये? 1.45 से 4.5 लाख तक होती। सही करो इसको। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm³। इससे घटती 1.5 लाख से कम तो शरीर में कमजोरी होती है, ठीक। अगली हेडिंग डालो सभी लोग, ब्लड ग्रुप। तो देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह कि कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ठीक है ना। रक्त समूह का पता किसने लगाया, ठीक है ना। रक्त समूह की क्या आवश्यकता होती है, उसमें RH फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। कौन व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसे ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। चलो हैंड डालो सभी लोग, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स। हैंड डालो भाई सभी लोग जल्दी से। बताएं। तो देखो रक्त समूह की खोज किसने की थी? 1900 में स्टार्टिंग की उन्होंने, 1902 में पत्र प्रकाशित हुए। तो जब भी खोज का टाइम पीरियड बोला जाए, है ना, रिसर्च का, तो 1902 लिखोगे, ठीक है ना। अगर 1902 के अलावा 1901 दिखता है तो उसको भी लगा सकते हो, लेकिन मान लो 1900, 1901, 1902, 1903 है तो क्या लगाओगे? 1902। तो रक्त समूह की खोज करने वाले बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? कार्ल लैंड स्टीनर। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की ब्लड ग्रुप की, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर। क्लियर हो मेरी बात की नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो इन्होंने पता लगाया कि जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का ब्लड दिया गया तो कई केस में क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ दिक्कतें हुई, किसी किसी केस में मृत्यु भी हो गई। तो उसमें बड़ी समस्या थी कि ब्लड ग्रुप से भी कैसे मृत्यु हो जा रही, सबका खून तो एक है जैसा है, तो कैसे किसी की मृत्यु हो गई। तो उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने पता लगाया कि 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, दैट मीन्स दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 प्रकार के होते हैं, नेमली A, B, AB और O। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार के रक्त समूह में किस प्रकार के एंटीजन और किस प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन बोले तो प्रतिजन और एंटीबॉडी बोले तो प्रतिरक्षी, ठीक है ना। कौन किससे ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो हम पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। पहले ध्यान से समझो मेरी बात, फिर लिखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडी, ठीक है ना। कौन दे सकता है किसे, ठीक है ना, किसे से दे सकते हो और किससे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बात ब्लड ग्रुप की, कौन कौन से होते हैं मैंने बताया अभी, A, B, AB
और O, ठीक है ना। तो जो ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति होता है उसके अंदर एंटीजन का मतलब क्या होता है, प्रतिजन, हम लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, क्या होता है, प्रतिजन, और एंटीबॉडी मतलब होता है प्रतिरक्षी। ये दोनों ही एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। अच्छा, जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और बी प्रकार का एंटीबॉडी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी। बी प्रकार का जो है उसके अंदर एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। जो ए बी प्रकार का है उसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो जिससे क्लियर है। एंटीजन है, ठीक है, उधर साइड क्या लिखे हुए, एंटीबॉडी। और जो ओ प्रकार का होता है उसमें दोनों ही प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाए जाएंगे किसमें, ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में। बात समझ आई कि नहीं। इसके बाद हमने बात की कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे किसे ब्लड दे सकता है। तो जिनके पास भी एंटीजन ए होगा कम से कम, उन्हें ये ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, जिसके पास एंटीजन ए हो एटलीस्ट। तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए के पास है तो ए को दे सकता है। और किसके पास है, ए बी के पास है एंटीजन, तो ए बी को भी दे सकता है। इन दोनों को ये ब्लड प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार जो बी प्रकार का है, ये जिसके पास भी एंटीजन बी होगा, मतलब एंटीबॉडी बी नहीं होगा, उसे दे सकता है, ठीक है ना। तो एंटीजन बी किसके पास है, बी ब्लड ग्रुप के पास और ए बी के पास। क्लियर हो गया मेरी बात कि नहीं। इसके बाद ए बी की बात की जाए तो ए बी वाला किसको दे सकता है ब्लड, किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। कितने लोग कह रहे हैं दोनों को दे सकता है, किसी को नहीं देगा। ए बी प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ ओ को ब्लड दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं एंटीजन में, तो दोनों ही इससे एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। मेरा समझ रहे हो कि नहीं, एक मिनट उल्टा बोल दिया। ए बी प्रकार का जो होगा वो किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को, क्योंकि ए बी प्रकार के व्यक्ति के पास एंटीजन ए और एंटीजन बी की मात्रा होती है, तो वो उसी को दे सकता है जिसके पास एंटीजन ए और बी दोनों ही उपस्थित हों। तो एंटीजन ए और बी किसके उपस्थित है, ए बी के पास ही है, तो ए बी वाला सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को, और लिख लेना ओनली। लेकिन जो ओ वाला है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो ना कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये इसे भी दे सकता है, इसे भी, इसे भी, इसे भी, क्योंकि आपस में कोई भी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ओ वाला व्यक्ति क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, कैन डोनेट ब्लड टू एवरी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर, अर्थात ये सभी दे सकता है। किसको, इसको ए बी और ओ। मेरी बात समझ आई सभी को, किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्यों भाई है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो, अब बात की जाएगी किससे ब्लड ले सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। अभी हमने बताया कि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, अर्थात ओ तो सबको दे सकता है, तो ओ तो हर जगह होना चाहिए। क्यों भाई, ओ से हर कोई ले सकता है ना, तो ओ यहाँ भी होगा, ओ यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी ओ होगा और यहाँ पर भी ओ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो कि जो ए बी वाला होता है ये किससे किससे ले सॉरी पहले ए की बात कर लेते हैं। ए वाला किससे किससे ले सकता है, ए वाला किससे किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है और खुद से ले सकता है ए से, तो ये ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ऐसे बी वाला बी से भी और ओ से भी। ए बी वाला किससे किससे ले सकता है, बताओ मैं जल्दी से। ए बी वाला किससे किससे ले सकता है, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, वो सबसे ले सकता है, क्योंकि एंटीजन ए मिलेगा ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ए की क्षमता है,
लेकिन ये अपने एंटीजन ए बी दोनों ही देगा ना, किसी को ब्लड देगा कि खाली एंटीजन ए छान लोगे, नहीं छान पाओगे ना। तो एंटीजन ए बी दोनों ही पहुंच जाएंगे ए के पास, तो इसके ब्लड में क्या हो जाएगा, मिक्सअप। तो इसलिए ये नहीं दे सकता, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि एंटीजन ए तो बढ़ ही जाएगा ना, बी भले ना बढ़े, लेकिन क्या ये यहाँ चले जाएंगे, दोनों जब यहाँ जाएंगे ये इसको ले नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे में क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है ना, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ये सर्वग्राही होता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। और जो ओ है वो सिर्फ और सिर्फ किसे ले सकता है, ओ से, तो है ना। तो देगा सबको, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ से, और किसी से भी ले नहीं सकता। सभी की टेबल समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है नोट कर लो, लिख जरूर लो यहाँ पे, जहाँ पे ओनली भाई बातें ना करो, देखो नहीं मैं थप्पड़िया दूंगा यहाँ के अभी सबको। अच्छा लग रहा पढ़ के, समझ में आ रहा सभी को। देखो भाई इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे अगर मान लो किसी पेरेंट्स में, किन्हीं पेरेंट्स में भाई एक माता है एक पिता है, ठीक है ना। अगर उनकी संतान होती है कोई, तो माता पिता में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, है कि नहीं, या तो सेम हो सकता है। मान लो पिता में ए है या माता में ए है, दोनों में ए है, तो होने वाली संतान में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना हो सकती, जरूरी नहीं सेम ही हो, लेकिन संभावना क्या क्या हो सकती है ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लो, यहाँ पे लिख लो ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, और इनसे क्या होगा, ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। ध्यान से मेरी बात सुनो सभी लोग, जल्दी लिखो। नोट कर लिया, कर लिया। देखो भाई मान लो माता पिता में किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का भी ए ही है फिलहाल के लिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम पिता का स्थिर रखते हैं एक बार, ठीक है ना, या एक का स्थिर रखते हैं, दूसरे का चेंज करते हैं, तो यहाँ बी हो सकता है अगली कंडीशन में। फिर अगली बार क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, और लास्ट में क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। इसके अलावा भी कोई कंडीशन होगी क्या, नहीं होगी ना। इसी प्रकार अगर पहले का बी है तो दूसरे का ए नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हो चुकी ना बात उसकी, तो यहाँ पे हम बी से स्टार्ट करेंगे। ऐसे बी है तो ए बी है, और बी के साथ क्या है, ओ है। हम ए बी पे आएंगे, तो ए बी का किसके साथ, या तो ए बी के साथ हो सकता है, क्योंकि ए बी का बी के साथ और ए बी का एक साथ हम लिख चुके हैं पहले ही, तो ए बी का ए बी के साथ और ए बी का ओ के साथ, और लास्ट में ओ का ओ के साथ, क्योंकि ओ का ए बी के साथ भी हो चुका है, ओ का बी के साथ भी और ओ का ए के साथ भी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं। अब ध्यान समझो, एंटीजन जो होते हैं वो वंशानुगत रूप से ट्रांसफर होते हैं, क्या, एंटीजन प्रतिजन। तो अगर मान लो किसी माता पिता में किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए, और यहाँ पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास भी क्या होगा, एंटीजन ए। तो जिसके जिसके पास भी एंटीजन एक होने की संभावना हो सकती, वो सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चे के। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। तो पहली बात में क्या, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो ए होगा क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए पाया जाएगा, या फिर क्या होगा, ओ, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो अगर मिल जाएगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है, क्यों भाई, ना समझ में आ रहा तो पूछो। तो और क्या हो जाएगा, ओ। अगली बात,
अब बात करेंगे ए बी की। तो ध्यान रखो एंटीजन ए है इसके पास भी एंटीजन, इसके पास एंटीजन बी है। तो हो सकता है एंटीजन ए की अधिकता रही हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, एंटीजन बी की रही हो तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। लेकिन अगर मिश्रण होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी, और ओ तो हो ही सकता है ना, नहीं होगा क्या? किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे ए और ए बी की। तो ध्यान रखो जब ए और ए बी का मिलता है तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। अब ओ नहीं हो सकता है, जहां भी ए बी होगा वहां ओ नहीं होगा, ध्यान रखो। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि एंटीबॉडीज का भाव हो जाता है, वो अलग है ना, वो ए से बी का है, ए से बी में सारी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर ए से ए बी का संकरण होगा, ए से ए बी का क्रॉस होगा, है ना, तो होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी या ए बी। ए बी के साथ कभी ओ नहीं आ सकता है एक साथ में। यहाँ ये अलग चीज है यार, ये तो अलग अलग है, कोई भी एक हो सकता है इनमें से। क्लियर? और ए के साथ अगर ओ की मिश्रण होता है फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ध्यान रखो ए से अगर ओ का होगा, भाई ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, एक एंटीजन उसको मिल सकता है, तो या तो ए हो जाएगा वो या फिर ओ ही रहेगा, शायद कोई एंटीजन ना मिले, सॉरी मतलब ओ में कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो या तो कोई नहीं होगा या फिर ए होगा, ठीक है ना। क्या कहा हमने? अरे भैया क्या डाउट है बताओ, पूछ लो, अभी देखो घर में जाओगे भूल जाओगे। क्या कह रहे हैं हम? ए और ओ का हो रहा है, तो एंटीजन ए अगर पहुंचेगा बच्चे में तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, लेकिन एंटीजन नहीं पहुंचा तो ओ नहीं हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है इसके अलावा? नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो ओ होगा, कुछ नहीं होगा तो ओ होगा, क्योंकि एंटीजन ही ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे बी से बी में देखो तो सेम है प्रोसेस, तो या तो ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। बी से ए बी में, बी से ए बी में क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। बोलो हो सकता है? बी और ओ में क्या हो सकता है? या तो बी होगा या फिर ओ होगा। ए बी से ए बी में ए की संभावना क्या होगा? ए बी। और कुछ हो सकता है? क्यों? ए बी से ए बी में क्या क्या हो सकता है? हैं? ए हो सकता है और ए बी। ध्यान रखो जब ए बी दोनों आते हैं ना तो ए बी और ए बी हो सकते हैं, लेकिन ओ कभी नहीं हो सकता, अभी ने पहले ही बताई बात। तो या तो ए हो सकता है या फिर बी या फिर ए बी। ए बी से अगर ओ का होगा तो क्या होगा? ए बी से अगर ओ का होगा तो क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है ना। और अगर ओ से ओ का होगा तो सिर्फ क्या होगा? ओ। ए बी से ओ का होगा तो ए बी हो सकता है क्या? क्यों? ए बी से अगर ओ का होगा तो क्या हो सकता है? देखो ये वाली जो लाइन है ये मतलब ए बी से जब ओ का होता है, कोई ऐसा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं दोनों जिनमें से एक का ए बी और एक का ओ है, तो उनकी संतान में हमेशा ध्यान रखो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर ब्लड ग्रुप बी होगा। बस यही समझ लो, ध्यान कर लो, बाकी सब तो उसे हो जाएंगे तुम्हारे कंसेप्ट से। तो सभी समझ में आए? और ओ का हो रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ओ, क्योंकि भाई दोनों का एंटीजन मिले ही नहीं, तो यहाँ कहाँ से एंटीजन आ जाएंगे? ओ ही रहेगा। क्लियर होगी मेरी बात? जल्दी से नोट करो इसको, रब कर दें। लास्ट टॉपिक क्या रह गया इसका? RH फैक्टर। क्या रह गया? RH फैक्टर। ये भी समझोगे ना। ब्लड ग्रुप्स तुमने देख लिए, लेकिन कभी तुमने देखा हो तो किसी की रिपोर्ट आएगी ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो ये कैसे हो जाता है ना, इसको समझ रहे हैं। तो हम बात करेंगे ब्लड में RH फैक्टर की। ये क्या होता है RH फैक्टर? तो पहले तो समझ लो कि ब्लड में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? किसने? कार्ल लैंड स्टीनर। और क्या नाम था? अच्छा, क्या नाम था? AS वीनर। तो ध्यान रखो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की खोज की थी। तो ध्यान रखो जो RH फैक्टर होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, सॉरी एक प्रकार का प्रतिजन होता है, प्रतिजन तो प्रोटीन ही होते हैं ना। RH फैक्टर भी क्या है? एक प्रकार का एंटीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे RH आने क्या मीनिंग है?
तो जब इसकी खोज की गई थी तो एक बंदर में पाया गया, किसमें? बंदर प्रजाति क्या नाम होता है? रीसस मंकी। तो रीसस मंकी के ब्लड में पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर। यहीं से आरएच उठा लिया गया। अब ये आरएच होता क्या? आरएच फैक्टर, तो ध्यान रखो, जो ये आरएच होता है ये भी एक प्रकार का एंटीजन है, और दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके 85% अप्रोक्स में ये एंटीजन पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आरएच क्या है? एक प्रकार का एंटीजन, प्रतिजन है, जो अप्रोक्स 85% लोगों में उपस्थित होता है। और इसी वजह से तुम देखोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होता है? आरएच फैक्टर होता है। जिन लोगों में आरएच फैक्टर है उनको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें आरएच फैक्टर नहीं है, मतलब आरएच प्रकार का एंटीजन नहीं है, उनको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? एंटीजन ए और एंटीजन बी तो है ही है, वो एक अलग चीज हो गई। उसके अलावा भी एक आरएच नाम का एंटीजन पाया जाता है, और इसकी खोज पहले की गई थी रीसस नाम के मंकी में, इसलिए उसको आरएच फैक्टर बोल दिया गया। कई बार क्या होता है, जब ट्रांसफ्यूजन कराते थे, मतलब एक का व्यक्ति ब्लड दूसरे को देते थे, तो कई कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही थी, ठीक है ना? ब्लड क्या हो जाता था उसका? क्लॉटिंग हो जाती थी अंदर ही ब्लड में। अब जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो ब्लड फ्लो भी बंद हो जाएगा। ब्लड फ्लो बंद, हार्ट अटैक, व्यक्ति की मृत्यु होगा कि नहीं? तो पहली बात तो ये समझ लो कि आरएच पॉजिटिव कोई व्यक्ति है अगर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति में आरएच एंटीजन है, और जिसमें नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति में आरएच एंटीजन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो आरएच फैक्टर जिन व्यक्तियों में होगा उनको बोला जाएगा आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होगा उनको आरएच नेगेटिव। अब आरएच अलग से नहीं लिखते हैं, हम उसी ब्लड ग्रुप पे पॉजिटिव और माइनस चढ़ा देते हैं, प्लस माइनस। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्यों? तो एक चीज समझ लो, किसका कंसेप्ट? ट्रांसफ्यूजन का, है ना? रुधिर आदान प्रदान का, रक्त का आदान प्रदान, अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यही तो हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति आरएच पॉजिटिव होगा, और मान लो कोई दूसरा भी आरएच पॉजिटिव है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? वो इसको ब्लड दे भी सकता है और इससे ब्लड ले भी सकता है, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही हो सकता है कोई व्यक्ति आरएच नेगेटिव हो और दूसरा भी क्या हो? आरएच नेगेटिव, मतलब आरएच नाम का प्रोटीन हो ही ना, तो ये व्यक्ति इसको दे सकता है और ये व्यक्ति इसको दे सकता है। लेकिन मान लो एक बार किसी के पास आरएच पॉजिटिव है, मतलब उसके पास ये एंटीजन है, और कोई ऐसा व्यक्ति इसके पास आरएच प्रोटीन आरएच एंटीजन नहीं है, तो ये तो इसको दे सकता है, क्योंकि भाई इसके पास तो है ही नहीं ना, इसको मिल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन जिसको जरूरत है आरएच की और वो उसको दे ही नहीं पा रहा है। मेरा समझ रहे होगे ना? तो और दूसरी बात, ये जो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव को देते हैं, ये भी डॉक्टर सोच समझ के देते हैं, ठीक है ना? तुम नहीं दे सकते हो किसी चढ़ा दिया ऐसे ही पता करके बस खाली। समझ रहे होगे ना? लेकिन आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को कभी भी दिया नहीं आ सकता। ऐसे में क्या होगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं? ये होगा हमारा आरएच फैक्टर। किसी कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, तैयार करो इसको, अगली क्लास मिलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात अंतःस्रावी अंतःस्रावी तंत्र। और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्या बताया मैंने? ग्लैंडुलर सिस्टम, अर्थात देखो मूर्खों को, ग्रंथि तंत्र। भाई ग्रंथियों से तो स्राव होगा इनका, क्यों? ठीक है, ये नोट कर लो सभी लोग, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।